नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा। आज एक फिर नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रारंभ हर्षवर्धन की सत्ता समाप्त होने के बाद में शुरू होता है। इस राज्य की स्थापना नागबड़ नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई, अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागबड़ प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। मित्रों, नागबड़ प्रथम जो था 725 से 756 ईस्वी तक शासक रहा और इसकी राजधानी भीनमाल जो जालोर का क्षेत्र था यहाँ पर थी। इसने बहुत सारे अरब आक्रमणों का सामना किया था और ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छु का नाशक बोला गया है नागबड़ प्रथम को, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसने उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। तो ये नागबड़ प्रथम था जो बड़ा पराक्रमी था, बड़ा वीर था, इस बात का ध्यान रखें। इसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। इसके समय में ही आपको मैं बता दूं कि त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। राष्ट्रकूटों, पालों और इन गुर्जर प्रतिहारों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष जो प्रारंभ हुआ था वत्सराज के समय में ही हुआ है। तो ध्यान रखें, जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी इसको रणहस्तिन की उपाधि भी मिली हुई थी। इसने धर्मपाल को पराजित किया और ये खुद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। तो ये बातें भी आप ध्यान रखें। वत्सराज के पुत्र नागबड़ द्वितीय ने 816 के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नागबड़ द्वितीय का समय 800 से 833 माना जाता है और 816 में इसने गंगा घाटी पर हमला किया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, धर्मपाल को हरा करके। ध्यान रखें, वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले गया। प्रश्न आता है यहाँ से कि किसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, तो नागबड़ द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। ये ध्यान रखें आप। नागबड़ द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018-19 ईस्वी तक शासन करते रहे। तो ये नागबड़ जो द्वितीय है गोविंद तृतीय से पराजित हो गया था। इसको भी परम भट्टाकर की उपाधि मिली हुई थी और इसने गंगा में समाधि ले ली थी। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में मिहिर भोज आता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता था और जो नागबड़ द्वितीय का पुत्र था। 836 से 885 तक, और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी स्थायी राजधानी बना लिया था। इसी के समय में
अरब यात्री सुलेमान आया था, ध्यान रखें आप। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण कर रखी थी और सुलेमान इसको अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसके बारे में वर्णन है, मिहिर भोज के बारे में, तो ध्यान रखें आप। अरब यात्री सुलेमान इसी के समय भारत आया था, जैसा मैंने बताया था मिहिर भोज के समय सुलेमान आया था इसके समय। अगला सम्राट महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है, तो ध्यान रखें। जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। प्रश्न आता है कि राजशेखर जो कवि हैं वो किसके दरबार में थे, तो आपको ध्यान रखना है सम्राट महेंद्रपाल के दरबार में थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी लिखी है। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा गया है। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय, ये महिपाल फर्स्ट है, इसका ध्यान रखें आप, महिपाल फर्स्ट है। महिपाल फर्स्ट के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा और इसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल तृतीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। तो ये 1013 तक गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता बनी रही थी। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। महिपाल प्रथम है और इसके समय अल मसूदी यात्री भारत आता है। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ, यानी ये लड़ा ही नहीं और भाग गया। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गढ़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थार्ध में बांडी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो गुर्जर प्रतिहारों का जब तक शासन रहा तब तक अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इस पैराग्राफ में सारी जो बातें आई थी उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। चोल वंश, उत्तरवर्ती चोल राज्य, यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। यानी दक्षिण के राज्यों में से ये प्रमुख थे। 3 राज्य जो थे उसमें से ये चोल वंश जो था प्रमुख था। अन्य 2 और राज्य थे, पांड्य और चेर अथवा केरल, यानी चेर अथवा केरल एक ही बात है। चेर जो थे केरल वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पर थे। पांड्य तमिलनाडु का जो नीचे वाला इलाका है उस जगह पर पांड्य राज्य था। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे, ध्यान रखने वाली बात है। चोल जो थे तमिल भाषा में बोलते थे। प्रश्न आया भी है।
उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहन किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। तिरुवल्लुवर द्वारा कुरल लिखा गया है, यह अच्छा उदाहरण है। प्रश्न यहाँ से भी आया हुआ है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। तो इसका संस्थापक जो है लगभग करिकाल माना जाता है, करिकाल को माना जाता है। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। यानी सिंहल श्रीलंका को बोलते हैं, यहाँ से युद्ध करके ये युद्ध बंदी लाया था और उस युद्ध बंदियों के द्वारा कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर उरयूर से कावेरीपत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 907 ईस्वी ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य नाम आया है 1880 से 907 था। पल्लव नरेश अपराजित को इसने हरा दिया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट साम्राज्य का ये मैप जो है, नक्शा है, इसमें आप गुर्जर प्रतिहारों को इस क्षेत्र में देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में चंदेल है और ये कलिंग का इलाका है। राष्ट्रकूट राजाओं की जो राजधानियाँ थी या क्षेत्र था वो यहाँ था, महाराष्ट्र का इलाका। और ये सारा चोल राजाओं का शासन यहाँ था, चोल दिख रहे हैं ये। और पांड्य जो थे दक्षिण में थे, जिसका अभी वर्णन आया है। चेर जो थे केरल का जो क्षेत्र है इस तरफ थे। तो मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको अच्छे से देखें, इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। ये चोल कालीन मंदिर है, चोलों द्वारा निर्मित। नटराज शिव की प्रतिमा है। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रमुख चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। प्रशासन की दृष्टि से चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, यानी 6 प्रांत थे चोल राज्य के, और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग थे कोटम, कोटम के उपविभाग नाडु। प्रश्न यहाँ से आया है, नाडु किसे कहते थे, तो आपको ध्यान रखना है। मंडलम के जो उपविभाग होते थे, यानी राज्य के जो छोटे फिर जिले होते थे, उन्हें कोटम कहते थे, जिलों को। और जिलों की जो तहसीलें होती थी उन्हें नाडु बोलते थे। और तहसीलों के बड़े गांवों को कुरम बोलते थे। और कुरम के बाद में छोटे गांव होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमितः निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्ता प्राप्त थी, यानी प्रांत जो था उसको स्वायत्ता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज
का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। सिक्का जो होता था सोने का वो कासू कहलाता था। यहाँ से भी प्रश्न आया है। जो 16 औंस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। यानी चोल जो थे स्थल सेना भी थी इनके पास और समुद्री सेना भी थी। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। यानी सिंचाई के लिए इन्होंने व्यवस्थित काम किए थे। चोल कला, चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद सदन, सजावट के लिए प्रारंभिक सिंह जिसे चाली बोलते हैं, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराजा प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजा प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर रीट में प्रश्न आया है। यहाँ से द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था तंजौर में। इसे राजराजेश्वर मंदिर बोलते हैं। द्रविड़ शैली का अच्छा शानदार नमूना है, तो ये ध्यान रखें आप। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। ये दोनों जगह के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। नटराज शिव की मूर्ति हम फोटो में पहले देख सकते। नटराज शिव की मूर्ति मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, ऊपर आप वापस देख सकते हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ है, तो ध्यान रखें। समाज, चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। चोल जो थे शैव धर्म को मानने वाले थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है, ध्यान रखें। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। देवदासी प्रथा जो है वर्तमान में भी कुछ देखने को मिलती है। कुछ भक्त अपनी पुत्रियों को देवताओं को समर्पित कर देते हैं, भेंट स्वरूप शादियां करवाते हैं, तो इसे देवदासी प्रथा कहते हैं। इस मैप में आप प्रमुख राज्य और उनकी शासन व्यवस्था देख सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।